हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छी बात है, गुड। तो बेटा, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर आपको याद हो कि मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे किरचॉफ लॉ के। और जिन लोगों ने साइन कन्वेंशन नहीं सीखे हैं अभी तक, जिनको नहीं पता, वो पिछली वीडियो में ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा बताया है जो जनरली डिस्कस नहीं किया जाता। और जितना भी मैंने अभी तक देखा है, जनरली उन दोनों बातों को जो मैंने बताया आपको, वो डिस्कस नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसलिए वो बातें बताई हैं क्योंकि दो चीज़ें थी हमारे पास साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। एक था हमारे पास लॉजिक और एक था हमारे पास कन्वीनियंस। और मैंने आपको बताया था कि जब बात कन्वीनियंस की आ जाती है तो इंसान कई बार लॉजिक को पीछे छोड़ देता है, लेकिन ये गलत है। लॉजिक हमेशा सीखना चाहिए, हमेशा ये जरूर देखना चाहिए कि टेक्निकल बात क्या सही है। फिजिक्स वैसे भी लॉजिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हवा में नहीं कही जाती, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लॉजिकल साइन कन्वेंशन क्या होते हैं और आपकी कन्वीनियंस क्या होती है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि कन्वीनियंस तरीके से आप उसको कन्वीनियंट तरीके से आप करें या लॉजिकल तरीके से करें, दोनों केस में आंसर आपका बिल्कुल सेम आता है। इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करें और हमेशा उसी को फॉलो करें। अगर आप दोनों को, किसी को एक क्वेश्चन में लॉजिकल करते हो, किसी दूसरे क्वेश्चन में कन्वीनियंट तरीके से करते हो, तो फिर आप खुद अपने आप को कन्फ्यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा नहीं। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारी, उन बुक्स के अंदर भी दोनों ही साइन कन्वेंशन यूज़ किए जाते हैं, किसी में कुछ, बट ऑल आर वेरी गुड बुक्स, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन मत लो, ठीक है। आपको दोनों में से कोई भी एक तरीका याद होना चाहिए जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, और उससे आप शुरू कर सकते हैं। मैं शुरू करूँगा बिल्कुल उसी तरीके से, मैं यूज़ करूँगा वही जो आई गेस कि पूरी दुनिया यूज़ करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि कन्वीनियंट चीज़ जो होती है हम हमेशा उसी को यूज़ करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है, मुझे एक टफ काम मिले, एक ईजी काम मिले, तो ऑब्वियसली मैं ईजी काम करना चाहूँगा, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए मैं आपको जितने साइन कन्वेंशन बताऊंगा, वो सारे के सारे, या जो साइन कन्वेंशन मैं यूज़ करूंगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो मैं कन्वीनियंट वे में यूज़ करूंगा, ठीक है। उन्हें याद रखना बहुत आसान काम है, उसमें आपको कुछ उल्टा नहीं याद करना पड़ता, जो लॉजिकल में आपको करना पड़ता है कि करंट की सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस ले लो, करंट अपोजिट आ रही है तो उसको प्लस ले लो। ये उल्टा है, समझ नहीं आता। साथ जाने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, उल्टा आने का मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ये तो समझ में आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको फटाफट से रिकॉल करा दूं कि हमारे साइन कन्वेंशन क्या थे कन्वीनियंस के हिसाब से, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने अभी तक साइन कन्वेंशन नहीं सीखे हैं, वो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला है, उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ मिल चुके हैं, अब तक 3000 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं उस वीडियो के, उसे आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है बेटा। और उसके अंदर आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कन्वीनियंस क्या है, और फिर हम अपना जो प्रेजेंट जो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप पाथ में ऐसे चल रहे हैं, पाथ, लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप, जिसको हम पाथ बोल देते हैं, अगर आप उस तरीके से जा रहे हैं इधर से इधर को, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो अगर आप सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पहले कौन सा टर्मिनल पड़ा? पहले पॉजिटिव पड़ा, तो ईएमएफ के साइन को आप पॉजिटिव मान लीजिए, प्लस करेंगे। पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो प्लस ई, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर पाथ में ऐसे जाओगे तो पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला तो माइनस का ई, ठीक है। मैं एप्सिलॉन को ऐसी सिंपल भाषा में कहने के लिए ई कह दे रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो मैं ई कह रहा हूं एक्चुअली इट इज एप्सिलॉन, ठीक है बेटा, राइट। थर्ड जो हमारे पास है वो है हमारे पास रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा। पाथ में आप ऐसे चल रहे हैं, लूप में आप ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो भाई अगर मेरे सेम डायरेक्शन में कोई चीज जाएगी, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट भी उधर ही जाएगी, तो मैं उसको पॉजिटिव मान लूंगा। तो इसका मतलब है आई को आपको प्लस का आई लेना है अगर आप उसी डायरेक्शन में करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में लूप चल रहा है, यानी कि लूप में आप चल रहे हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज पाथ, आप ऐसे चल रहे हैं, लूप में आप ऐसे चल रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उल्टा आ रही है आपकी, तो उल्टा आने का मतलब क्या है? माइनस साइन। तो इसका मतलब है अगर आप पाथ में ऐसे चल रहे हैं और करंट आपको अपोजिट आते हुए नजर आ रही है तो आप माइनस का ही लगा लीजिए। ये है कन्वीनियंस, याद करना बहुत आसान काम है। सेल में पहले पड़ा पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस का ही, सेल में पहले पड़ा नेगेटिव टर्मिनल तो माइनस का ही, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है। बहुत हाईली रिकमेंडेड कुछ बुक्स हैं जिसके अंदर ये साइन कन्वेंशन दे रखा है, रॉन्ग नहीं है लेकिन लॉजिकल नहीं है ये। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि किरचॉफ लॉ के अंदर
जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समीशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 या समीशन ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू 0, जितने पोटेंशियल्स होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, उन सम का सम 0 होता है। तो जब राइट हैंड साइड में 0 हो तो न्यूमेरिकली आपके साइन कन्वेंशन ठीक उल्टे भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम उससे नहीं आएगी। ठीक है, अब मुद्दा है सॉल्व करने का, दोनों ही चीज़ें सही है। ठीक है, तो चलिए इन साइन कन्वेंशंस को याद करते हुए, इन साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसको हम ढंग से करेंगे, बहुत इत्मीनान से। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ इसको आप करते जाइए, लूप की इक्वेशन बनाते जाइए और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी। ठीक है बेटा, तो शुरू करें। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस आर, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस आर। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको ये जो सेल दे रखे हैं इनके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और ये जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर दे रखा है इस पे आपको एनर्जी डिसिपेशन बताना है। ठीक है, कि कितनी एनर्जी वहां पे डिसिपेशन होगी, कितनी एनर्जी वहां पे आएगी। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि जो आपको सर्किट दे रखा है क्या उसमें करंट पहले से गिवन है या नहीं है। दो ही केस हो सकते हैं, या तो करंट आपको पहले से दे रखी होगी या नहीं दे रखी होगी। अगर पर करंट पहले से दे रखी है तो कुछ काम इजी हो जाता है ना, थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है। लेकिन अगर करंट आपको नहीं दे रखी है तो करंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। तो चलो जी करके देखते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, मुझे इस पूरे सर्किट के अंदर दो सेल दिखाई दे रहे हैं, एक 12 वोल्ट का और एक 6 वोल्ट का। तो सेल से करंट निकालनी है और कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो चलो जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल था सेल का, दिख रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और सेल से हमने करंट निकाली और इस करंट को हमने बोला I1। फर्स्ट सेल EMF एप्सिलॉन 1 था, इंटरनल रेजिस्टेंस का या फिर रेजिस्टेंस R1 दे रखा है उसके साथ में, और I1 हमने करंट मान ली 1 1 1, इजी रहेगा। I1 यहां से आ गया तो I1 यहां जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सेल पे चलो, सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, नेगेटिव ये रहा, तो करंट यहां से पास करेगी। अब यहां से करंट गई, इसको हम I2 मान लेते हैं। सेकंड सेल से जो करंट शुरू होती है उसको हम I2 मान लेते हैं। अगर I2 मेरे पास करंट ये हो गई तो I2 यहां भी जाएगी, I1 इधर से आ गई, I2 इधर से आ गई। अब I1 ये और I2 ये दोनों मिलके इस पॉइंट पर जाएंगे। यहां से I2 इधर से आ गई, I1 इधर से आ गई, दोनों मिलके इधर चले जाएंगे। तो वो दोनों मिलके कितने आएंगे, I1 प्लस I2, यानी इस पूरी की पूरी ब्रांच के अंदर I1 प्लस I2 करंट आएगी। I1 इधर से आ गई, I2 इधर से आई, यहाँ लगा जंक्शन रूल, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही थी, दोनों ऐड हो गई और फिर मिलके आपके पास यहाँ चली गई। जितनी करंट आई उतनी करंट चली गई। अब सेल का मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया था कि ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल करते हुए, कि किसी भी सेल से जितनी भी करंट निकलेगी किसी भी कंडीशन के अंदर उतनी ही करंट एग्जैक्टली वापस जाएगी। अगर I1 करंट किसी सेल से निकली है तो I1 ही वापस जाएगी, I2 करंट किसी सेल से निकली है तो I2 ही वापस जाएगी। और ऐसा क्यों? दिस इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बैटरी का एक टर्मिनल जितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा एक बार में उतने ही उसके दूसरे टर्मिनल पे वापस आएंगे, तभी चार्ज कंजर्व रहेगा। यानी बैटरी के अंदर कभी चार्ज का नंबर कम नहीं होता, सिर्फ उसकी पोजीशन बदल जाती है। ठीक है बेटा, राइट। तो अब देखो I1 प्लस I2 यहां से आ गया, अब यहां पर कितनी जानी चाहिए, I1 करंट यहां से निकली है तो ऑब्वियसली I1 जानी चाहिए, I1 ये गई, फिर यहां से I1 गई, ये हो गया। अब I1 प्लस I2 यहां से आ रही थी तो यहां पर कितनी जाएगी, I2 जाएगी। I2 क्यों जाएगी, I2 निकली थी तो I2 वापस आएगी, यहां से I2 निकल के ये I2, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। I1 करंट आई इधर से, I2 इधर से आई, दोनों मिल गए, I1 प्लस I2 मिलने के बाद I1 वापस लौट गई E1 में, एप्सिलॉन वन वाले में, और I2 पहुंच गई दूसरे वाले सेल में, एप्सिलॉन 2 वाले। ठीक है बेटा, राइट। इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब आपको बनाने हैं लूप। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी सॉरी, किरचॉफ लॉ में जब हम लूप लगाते हैं तो हमें कितने लूप बनाने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कितनी भी मर्जी लूप बनाते चले जाओगे, कितनी भी इक्वेशन बनाते जाओगे, नहीं, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक ये आपके पास है कि जितनी अननोन करंट्स आपके पास होती हैं आपको उतने लूप बनाने। कैसा मैथ्स में होता है, मैथ्स में हमारे पास होता है x प्लस वाई इक्वल टू 3 अगर है और 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 है, तो मुझे अगर दो अननोन क्वांटिटी निकालनी होती है तो मुझे दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही आप देखिए कितनी आपके पास अननोन करंट्स हैं,
कितनी डिफरेंट करंट्स है। एक मेरे पास I1 और एक I2 है, दो ही तो करंट्स है। I1 प्लस I2 तो निकल ही जाएगा, जब I1 निकल जाएगा I2 निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे सीधा निकल जाएगा। तो हमें सिर्फ I1 और I2 निकालना है, यानी कि हमें सिर्फ दो लूप बनाने हैं क्योंकि दो अननोन करंट्स हैं। और अगर दो लूप बनाने हैं तो आप देखिए इसमें कौन कौन से लूप लेंगे। अच्छा, ये भी चेक करने के लूप अवेलेबल कितने हैं। हमेशा जितने भी लूप अवेलेबल होंगे वो ज़्यादा होंगे आपके रिक्वायरमेंट से। मुझे सिर्फ दो लूप चाहिए, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबिलिटी होगी वो दो से ज़्यादा की होगी। देखो, एक लूप मेरे पास ये आ सकता है पूरा, एक लूप मेरे पास नीचे वाला आ सकता है, और एक लूप पूरा आ सकता है बड़ा। तीन लूप पॉसिबल है इस डायग्राम के अंदर, लेकिन मुझे दो ही चाहिए तो हम दो ही लेंगे। तीनों क्यों यूज़ करने, जब दो ही से काम चल जाएगा। तो शुरू करें। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको लूप सेलेक्ट करना है और उसमें डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन ऑफ लूप कैसे बनाते हैं, आप किस डायरेक्शन में चलेंगे कैसे पता लगेगा। वैसे तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए तो कुछ सुविधा करनी पड़ेगी ना। अपने लिए तो कोई लॉजिक बनाना पड़ेगा कि आप हमेशा सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, वरना हर क्वेश्चन में कंफ्यूज होते रहेंगे। कभी किसी में क्लॉकवाइज लगा दिया, कभी किसी में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं। तो कुछ तो सीखे, कुछ तो ऐसा कर लें जो हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर चलता जाए। तो उसमें क्या है, आप देखिए सेल से करंट किस डायरेक्शन में चल रही है। इस सेल से करंट इधर चल रही है, ऐसे घूम के आ गई। तो करंट अगर ऐसे घूम के आ गई तो मैं लूप की डायरेक्शन भी ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे। ओके, नीचे वाले में देखो करंट ऐसे घूम के जा रही है तो लूप की डायरेक्शन में ऐसे ले लेता हूँ, ये हुआ। तो अब क्या करेंगे, देखो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन लूप। पहला लूप ले लेता हूं मैं, कहीं से आपको शुरू कहां से करना है, किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो जहां से आप शुरू करना चाहते हैं। तो मान लो कि मैं बी से चलना शुरू करता हूं, ठीक है। इन लूप जिस डायरेक्शन में मैंने लूप घुमा रखा है उसी सीक्वेंस में आप नाम भी लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे और जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो भी आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा, जल्दी तकलीफ होगी समझने में। तो टीचर के लिए काम आसान करना है, डिफिकल्ट नहीं करना, ठीक है। तो मैं बी से शुरू करता हूं। इन लूप बी ए डी सी बी लूप का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जिस पॉइंट से शुरू करना है उसी पॉइंट पे खत्म करना है। अगर आपने सेम पॉइंट पे उसे खत्म नहीं करा तो लूप नहीं बनेगा। स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल पॉइंट सेम होने चाहिए, ठीक है बेटा। ये आ गया। अब चलो जी स्टार्ट करते हैं चलना। कहां से चलना शुरू करना था, बी से शुरू करना था, ठीक है। कन्वेंशन ध्यान रखना है, करंट की सेम डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट नेगेटिव। अगर सेल में पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो प्लस का एप्सिलॉन, अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो माइनस का एप्सिलॉन। तो मैं शुरू करता हूं बी पॉइंट से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहां से लेकर हम यहां तक चले, कुछ लिखना है नहीं लिखना, ना तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लिख रखा है और ना यहाँ पे कोई सेल लग रखा है, तो छोड़ देंगे। फिर यहां से आप पहुंचे आगे। अब मैं इधर चल रहा हूं लूप में, करंट भी इधर ही चल रही है, तो क्या करेंगे, प्लस का I1 प्लस I2, ये तो करंट हो गई, इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, 4। I1 प्लस I2 करंट हो गई और रेजिस्टेंस 4, I इंटू आर लिखना होता है ओम्स लॉ से। फिर यहां से हम आगे पहुंचे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है। फिर यहां से आप यहां पहुंचे, अब लूप में आप चल रहे हैं ऐसे और करंट भी ऐसे चल रही है, तो क्या लिखेंगे, प्लस का I1 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। तो पॉजिटिव, आपको पता है ना प्लस क्यों लगाया मैंने, लूप में उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिधर करंट जा रही है, तो प्लस का करंट ले लिया। फिर पहुंचे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पहले कौन सा टर्मिनल आया, पहले नेगेटिव आ गया, तो मैं इसके ईएमएफ को कितना लिखूंगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली यहाँ पे एप्सिलॉन बनाना है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी ताकि इजी रहेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से हम यहाँ पहुंचे, यहाँ तक कुछ नहीं लिखना, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लिखना। फिर यहाँ पहुंचे, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस का I1 प्लस I2 इंटू आर, आई इंटू आर लिखना होता है, तो पॉजिटिव I1 प्लस I2 इंटू आर। आर की वैल्यू थी 4, तो 4 रख दी वहाँ पे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुछ नहीं लिखना। फिर यहाँ से जब यहाँ पहुंचे तो करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, प्लस का I1 इंटू रेजिस्टेंस का 2, तो I1 इंटू 2 हो गया। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो आ गया माइनस का 12, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके खत्म कर दिया, कुछ नहीं बाकी बचा, तो इजिकल टू 0, ये था। अब जरा सॉल्व करते हैं कि ये क्या आएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, 4I1 प्लस 4I2 प्लस का 2I1 इजिकल टू 12, ठीक है ना। 4I1 4 इंटू I1 प्लस 4I2 प्लस का 2I1 माइनस 12 इजिकल टू 0। माइनस 12 को उधर भेज देंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4I1 प्लस 2I1 इजिकल टू 6I1 प्लस 4I2 इजिकल टू 12, ये आ गया।
थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 2 से डिवाइड कर दें। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सिंप्लीफाइड वे में हमने इसको लिख लिया। अब दूसरा लूप सेलेक्ट करना है, तो सेकंड लूप कौन सा लें? ये ले लेते हैं, ये वाला लूप FADEF। तो देखिए नाउ इन लूप FADEF तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? F से स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से करना है, यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं लिखना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं लिखना, छोड़ दो। यहां से आगे पहुंचे, इधर पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे, करंट भी ऐसे ही चल रही है, तो प्लस का I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 4। फिर यहां से यहां पहुंचे, कुछ नहीं लिखना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है, छोड़ दिया। यहां से यहां पहुंचे, प्लस का I2 इंटू 1, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव आ गया, तो I2 इंटू R आ गया, R की वैल्यू 1 थी। फिर पहले कौन सा टर्मिनल मिला? नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव मिला तो माइनस का E2, E2 की जगह कितना है 6, तो माइनस E2 की जगह 6 लिख दिया हमने सीधे, और फिर यहां पे आके एंड हो गया इज इक्वल टू 0। तो क्लियर बात है, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल पहले सेल का पड़ा तो प्लस का E1 या प्लस का EMF, नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ा तो नेगेटिव का EMF। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 4i1 प्लस 4i2 प्लस का I2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 4i1 प्लस 4i2 प्लस का I2 इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व करके और क्या आएगा 4i1, तो ये हो गया मेरे पास 4i2 प्लस I2 इज इक्वल टू 5i2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है? सॉल्व करने का तरीका ये बेटा, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। उसके लिए क्या कर लो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सीधी सीधी बात है, इस इक्वेशन में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है? देखिए अब मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है 5 से मल्टीप्लाई करके 15i1 प्लस 5 2 जा 10, 10i2 इज इक्वल टू 30, 5 6 जा 30। दूसरा क्या बचा हमारे पास, को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 8i1 प्लस 2 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10i2, फिर 2 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 12। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फिर माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, एलिमिनेशन मेथड में ऐसा ही होगा। 10i2 से 10i2 कैंसिल हो गया, 15i1 माइनस 8i1 इज इक्वल टू 7i1। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो I1 की वैल्यू निकल के आ गई है 18/7 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। हमें I1 I2 निकालना है, I1 निकल गया, अब I2 निकालना है। I2 कैसे निकालोगे? I1 की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलो जी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं निकलेगा। तो अब देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था इक्वेशन नंबर 1 में? इक्वेशन नंबर 1 में आई गेस कि यहाँ पे 3i1 था आपके पास, प्लस का 2i2 था इज इक्वल टू 6 था। ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया था उससे पहले ये थी। तो इसमें I1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 3 इंटू I1 था आपके पास 18/7 प्लस का 2i2 इज इक्वल टू 6। तो 2i2 कितना निकल के आता है 6 माइनस 3 इंटू 18 इज 54/7। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। तो हमारे पास आ गया 2i2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो आएगा 42 माइनस 54/7, दैट मीन्स -12/7। तो I2 कितना निकल के आ गया, -12/7 इंटू 2, वो नीचे आ गया था, 2 से इसको काट दिया तो माइनस का 6/7 एम्पियर। दैट मीन्स I2 की वैल्यू आपके पास आ गई -6/7 एम्पियर। I1 I2 निकल गया, कोई बात नहीं, करंट डायरेक्शन वाइज नेगेटिव हो सकती है, उसका टेंशन नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 सेल एंड E2 सेल। तो बड़ा आसान काम है।
मैं सिर्फ इसका पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, बीच वाले का पोटेंशियल डिफरेंस आर के अक्रॉस। अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी आएगा और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी आएगा। क्यों? क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में तो आपको पता है कि सारे वोल्टेज, सारे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते हैं। इसलिए सिर्फ अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल लूँ तो वही इसका भी आएगा और वही इसका भी आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब इसको कैसे निकालें। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो वो आएगा मेरे पास इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू आर, V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला। अब मेरे पास इन सबकी वैल्यू है। I1 मैंने निकाला था 18/7, I2 मैंने निकाला है 6/7, तो माइनस का 6/7 आ जाएगा यहाँ पे। रेजिस्टेंस हमारे पास था 4, तो हमारे पास कितना हो गया? सॉल्व करोगे तो आएगा 12/7 इंटू 4, दैट इज हाउ मच? 48/7 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकला ये। अब यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपके पास इस सेल के क्रॉस भी होगा और इस सेल के क्रॉस भी होगा। अब हमारे मन में तकलीफ भी हो सकती है, हमें लग सकता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, पैरेलल दिख तो रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेल है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का अलग फॉर्मूला होता होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें लॉजिकल है। अब वो कैसे? देखो, अगर मान लो कि आपका मन नहीं मान रहा हो कि भाई ऐसे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालेंगे, हम कुछ और करेंगे, तो कोई बात नहीं। अगर मान लो मुझे इस E1 वाले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसको मैं लिखूंगा फॉर्मूला ε1 इज इक्वल टू V1 प्लस IR1। सेल के लिए तो E1 का पोटेंशियल डिफरेंस में ये होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पर E1 की जगह 12 रख देंगे, V1 मुझे निकालना है, I की जगह रखोगे I1, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। I1 की वैल्यू कितनी थी? I1 की वैल्यू थी आपके पास 18/7 इंटू R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? R1 की वैल्यू वहां पे 2 दे रखी है, तो V1 कितना आएगा? 12 माइनस 36/7, 18 2 36/7। सॉल्व करके देख लीजिए, 7 की 12 से मल्टीप्लाई होगी 84 आएगा, माइनस का 36/7 V1, माइनस करके देख लो, 14 माइनस 6 इज व्हाट? 8, और 7 माइनस 3 इज व्हाट? 48/7। चेक इट, सेम आंसर। पहले सेल की वोल्टेज वही आई है जो मैंने वहां पे निकाली है। ऐसी सेकंड सेल को भी सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई। देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि ये है ऑप्शन, इसको आपको करने की जरूरत है नहीं, यही हो गया ये सॉल्व, इसको नहीं करने की जरूरत है। तो मैंने वेरीफाई करके दिखाया कि ऐसा हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ε1 इज इक्वल टू ε2 इज इक्वल टू या इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ε2 इज इक्वल टू 48/7 वोल्ट। ये आपका आंसर था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रखी थी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस आर। इस आर के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेशन कितना होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन का मतलब बेसिकली पावर निकालना होता है, ठीक है। आंसर जूल में ही आएगा, लेकिन हम पर यूनिट टाइम ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस आर इज इक्वल टू कितना आएगा? फॉर्मूला होता है P इक्वल टू I स्क्वायर आर। एनर्जी निकालनी है तो I स्क्वायर आर इंटू टी हो जाता है। जब रेट की बात करते हैं तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है एनर्जी डिसिपेशन पर यूनिट टाइम इक्वल टू I स्क्वायर आर। तो वो मेरे पास आ गया I। आर के क्रॉस करंट कितनी थी? I1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू आर। वैल्यू पुट करो, I1 था आपके पास कितना? 18/7, I2 था कितना? 6/7। स्क्वायर करेंगे, R आपके पास था 4 ओम। सॉल्व करिए इसको, एलसीएम लेंगे तो आएगा 12/7 स्क्वायर इंटू 4। और सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, तो और सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास एनर्जी आ गई, वो आ गई हमारे पास 144/49 इंटू 4।
जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 11.75 जूल। ये आपका आंसर हुआ। एनर्जी निकालने तो आंसर जूल में ही आएगा, 11.75 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें पूछ के थी। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, करंट पूछते हैं, लेकिन यहाँ करंट ना पूछ के पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, और वो भी सेल्स का, ठीक है। फिर एनर्जी पूछ ली, तो अलग चीजें पूछ ली कुछ, ठीक है बेटा, क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, प्लस बड़े खूबसूरत लॉजिक लगते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से होता है, लूप्स अच्छे बनते हैं, और ब्रांचेस में अलग अलग करंट निकालने को आती है, तो बहुत बढ़िया लॉजिक इसके अंदर लगते हैं। आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन देखने में जैसा भी लगे, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। आप जब बुक्स में देखते हैं तो कई बार बुक्स में आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से दे रखा होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद से भी कर सकते हैं। इसी एक सर्किट को मैं 5-6 डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, अलग अलग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मजा आता है। एक बार आपको पता लग गया तो बहुत आराम से ये चीजें होती रहती है, बहुत ही आराम से, ठीक है। तो चलिए, एक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपके साथ करता हूँ। मैं नहीं पता मुझे कि बुक में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है, कैसे नहीं है, अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं। और लिटरली आप मेरे सामने अगर बैठे होते अभी, तो मैं आपसे पूछ के बोलता कि बेटा बताओ क्या करंट माने, और आप जो मान लेते हैं मुझसे इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन चलो, अभी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हैं इसको इस तरीके से। लेकिन फिलहाल जो भी है, अब जो मैं यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा उसको आप ढंग से देखिएगा और मेरे साथ साथ चीज़ों को समझिएगा। तो सबसे पहला काम है, सर्किट में आपको क्या दे रखे हैं, 2 सेल्स दे रखे हैं, एक 10 वोल्ट का, एक 5 वोल्ट का, ये हमको दिख गया, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं 4 ओम 4 ओम, 2 ओम 2 ओम और एक 1 ओम, 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कहाँ से लिया, तो सबसे ईजी तरीका क्या होता है, अगर मेरे पास एक ही सेल है तो वहीं से स्टार्ट करो। लेकिन इफ वी हैव मोर देन 2 सेल्स, मोर देन 1 सेल, दैट मींस 2 3 4 जितने भी दे रखे हो, तो जो सबसे बड़ा सेल दिखता हो ना, सबसे ज्यादा ईएमएफ का, वहां से स्टार्ट कर दो। अब सबसे ज्यादा ईएमएफ का मुझे कौन सा सेल दिखता है, 10 वोल्ट का दिख रहा है, यहां से स्टार्ट करें तो ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट आई जाती है, आई क्यों निकली, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से निकलती है, तो पॉजिटिव से बाहर निकली। अब आई यहां से बाहर निकली तो इसको 2 रास्ते मिले, एक ऐसे और एक ऐसे। अब मैं क्या करंट को लेट करूं, अब मेरे पास एक तरीका ये है कि आई यहां से आ गई, मैं इसको I1 लेट कर लेता हूं, इसको मैं I2 लेट कर लेता हूं, एक तो मेरे पास ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आई यहां से गई तो I1 इधर मान लो और इधर मान लो I माइनस I1। दोनों में से कौन सा बेहतर है, बेहतर है दूसरे वाला। मैं जितनी कम से कम करंट लेट करूंगा उतना मेरे लिए ईजी होगा लूप बनाना और लूप सॉल्व करना। कम से कम जितनी अननोन क्वांटिटी आप कम से कम लेंगे, उतना कम से कम आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उतने कम से कम लूप सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट नहीं मानिए, कम से कम मानिए, जितना कम आप मान सकते हो। तो आई मेरे पास यहाँ पे आई, तो अगर मान लो कि I1 यहाँ निकल जाती है, तो यहाँ जो मेरे पास करंट बची वो मेरे पास बची I माइनस I1। आई यहाँ से आई, I1 यहाँ से, I माइनस I1 यहाँ से आ गई, ठीक है। अब यहाँ से करंट जाती है ये ऐसे, ये आपने इस वाले सेल से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ऑब्वियसली अगर बेटा आई गई है तो I1 इधर गई है, I1 गई का मतलब I1 माइनस हो गई, निकल गई, तो जो बचा वो यहाँ से गया I माइनस I1। अगर 5 एम्पियर यहाँ से निकलती, 2 उधर चली जाती तो 3 इधर आती, ऐसा ही होता, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे सेल पे चलते हैं। दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव ये रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से आप करंट निकाल दीजिए। अब मैं इसको I2 बोल देता हूँ, भाई मैं I यूज कर चुका हूँ, I1 यूज कर चुका हूँ, तो अब कोई नई करंट मान लेता हूँ I2, ठीक है। देखो एक और काम कर सकते थे हम ये भी कर सकते थे कि I1 यहाँ से आएगा, फिर एक करंट को हम यहाँ भेज दें, जो बची करंट है उसको वहाँ भेज दें, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। उससे बढ़िया ये है, हो तो उससे भी जाएगा, आप करना चाहें उससे भी हो जाएगा, लेकिन ईजी क्या है, एक बार एक सेल से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूसरी बार दूसरी सेल से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ से आपने I2 करंट को भेजा, अब I2 करंट यहाँ से आ रही है, I1 करंट यहाँ से आ रही है, तो I1 इधर से गई, I2 इधर से गई, दोनों मिलके इस रास्ते चले आए। अब दोनों मिलके जब इस रास्ते आएंगे तो उस करंट का नाम यहाँ पे क्या होगा, वो होगा I1 प्लस I2। I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, दोनों इस रास्ते I1 प्लस I2 से आगे चले गए। अब क्या होता है, अब ये होता है कि यहां से जब करंट नीचे आई तो उसको 2 रास्ते मिल गए, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, दोनों तरफ जाएगी, ऐसा तो भाई बेवंची हो जाएगी।
कि एक तरफ जाना है दूसरी तरफ नहीं जाना, ना ना, दोनों तरफ जाना है, कुछ कुछ जाना है, कुछ इस तरफ जाएगा कुछ इस तरफ। अब मेन बात ये है कि जो मैंने आपको बताया था आपको याद कितना रह गया। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जितनी करंट किसी सेल से बाहर निकलेगी उतनी ही करंट वापस आनी चाहिए, ये पक्की बात है। तो अगर 10 वोल्ट वाले से आई करंट बाहर निकली तो आई ही तो वापस जानी चाहिए। तो I1 प्लस I2 में से I को इधर भेज देना है। अब आपको लग गया भाई I1 प्लस I2 में I तो कहीं है नहीं। अरे नहीं है तो क्या, उसके अंदर कहीं होगी ना, ठीक है। तो I1 प्लस I2 में से आपको I इधर भेज देना है, तो I तो इधर आएगी। अब जब I इधर निकल गई तो इसका मतलब I1 प्लस I2 में से I निकल गई का मतलब माइनस हो गई। तो अब क्या बच के आगे जाएगा, अब ये बच के जाएगा कि I1 प्लस I2 तो आ ही रही थी, उसमें से I माइनस हो गई, तो क्या बचा रह गया, ये I1 प्लस I2, I इधर चली गई तो इधर बची I1 प्लस I2 माइनस I, इधर बच के आ गई, ठीक है। अब एक काम की बात सुनो, बहुत जबरदस्त बात है, वो ये बात है कि बेटा जब ये करंट नीचे आ रही है यहाँ पर, ये करंट यहाँ पे आ रही है, तो कायदे अनुसार कितनी करंट वापस जानी चाहिए। मैंने क्या बताया था, किसी सेल से जितनी करंट बाहर निकलेगी उतनी ही वापस जानी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करते करते आ चुका हूँ यहाँ तक, यहाँ से करंट को यहाँ लेके आना है, यहाँ से करंट को यहाँ लेके आना है, दोनों जुड़ के यहाँ जाएंगे। अगर ये दोनों के दोनों जुड़ने के बाद I2 बनाते हैं तो I2 वापस जानी चाहिए, तो सही होगा। अगर इन दोनों को ऐड करके I2 आंसर आ गया तो सही है, I2 इधर चली जाएगी। और अगर I2 आंसर नहीं आया इन दोनों को ऐड करके तो पक्का आपने कहीं गलती कर दी है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहां से करंट पहुंची I माइनस I1, वहां से करंट कितनी यहाँ पे पहुंची प्लस का I1 प्लस I2 माइनस I, दोनों के दोनों जंक्शन पे जुड़ जाएंगे, दोनों जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब चेक करो कि क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद I2 बचता है, I से I कैंसिल हो गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, I2 तो बचा। देखो जो I2 बचा वो यहाँ चला जाएगा, तो इसको और इसको ऐड करके बाय डिफॉल्ट I2 ही बचेगा और वही I2 वापस चला जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। वेरिफिकेशन भी हो गया, जितना सेल से करंट गई है उतनी ही वापस आ गई तो बिल्कुल सही है। अगर उसके अलावा कुछ और आ रही है तो गड़बड़ है, ठीक है जी, राइट। तो ये तो हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे चलते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि लूप बनाए जाए। लूप कितने बनेंगे ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कितनी अननोन करंट है। तो चेक करो, मेरे पास यहाँ पर एक तो I है, एक मेरे पास I1 है और एक I2 है, तीन ही तो दिख रही है। तो तीन अननोन करंट है तो तीन लूप बनाएंगे। अच्छा लूप बन कितने रहे, बड़े सारे लूप बन रहे हैं। देखो ABCA एक लूप, ADCA दूसरा लूप, ABEBA तीसरा लूप, AFDA चौथा लूप, ठीक है ना। और भी लूप बन सकते हैं, एक पांचवा लूप बन गया, BEDB पांचवा लूप। लूप तो बन सकते हैं बहुत सारे, हमें कितने चाहिए, तीन, हम बस तीन लेंगे। तो सबसे आसान काम क्या है, सबसे आसान काम है कि मेरे को एक लूप दिख रहा है आराम से छोटा सा, करंट ऐसे जा रही है तो मुझे लूप की डायरेक्शन भी ऐसे लेनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया था कि लूप की डायरेक्शन उधर लो जिधर करंट जा रही है। सेल से निकल के करंट जिस डायरेक्शन में चली गई उसे लूप मान लो, लूप की डायरेक्शन वही मान लो, ठीक है। तो चलिए जी पहले इस लूप की बात करते हैं। तो इस लूप में क्या पहुंचेंगे, सेलेक्ट करते हैं, सोल्यूशन देखिए। हम लेते हैं इन लूप, क्या लूप का नाम है, ABCA। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लें, स्टार्टिंग पॉइंट ए से ले लेते हैं, यहां से। तो यहां से सेट करोगे तो यहां से जब आगे जाओगे तो पाथ में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं लूप में, पाथ हमारा यही है, करंट भी इधर जा रही है, तो करंट के डायरेक्शन को क्या लोगे, पॉजिटिव। तो आपके पास आ गया प्लस का I1 इंटू R कितना है 4 ओम, तो 4 हो गया। फिर यहां से आप पहुंचे नीचे, आप भी नीचे जा रहे हो, करंट भी नीचे आ रही है, साथ साथ जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट का साइन क्या लोगे, पॉजिटिव। प्लस का करंट क्या थी I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो इंटू 2 कर देता हूं यहाँ पे, इंटू 2। फिर हम यहां से यहां आए, अब करंट आप भी इधर आ रहे हो, करंट भी इधर आ रही है, तो प्लस का I इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा 1 ओम, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखो क्या है, नेगेटिव, सबसे पहले कौन सा टर्मिनल पहुंचा, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, तो ईएमएफ का साइन क्या लेंगे, माइनस का, तो माइनस का 10 और फिर यहां से यहां पे एंड कर दिया इज इक्वल टू 0।
तो क्या क्या आ गया, प्लस का 4 इंटू आई वन, फिर पॉजिटिव में आए आई वन प्लस आई टू इंटू टू, फिर सेम डायरेक्शन में आ गए तो पॉजिटिव हो गए प्लस का आई इंटू वन, फिर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो माइनस का 10 और फिर लास्ट में एंड पे इजिकल टू 0, क्योंकि आप यहाँ पहुंच गए। जब ये सब लूप पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर इजिकल टू 0 लिख दें आप। तो अब क्या आता है आपके पास, सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आता है 4i1 प्लस मल्टीप्लाई करो 2i1 प्लस का 2i2 प्लस का i इज इक्वल टू -10 को उधर भेज दो तो आएगा +10, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए 4i1 प्लस 2i1 6i1 प्लस 2i2 प्लस i इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आपके पास, ठीक है। अब दूसरा लूप सेलेक्ट करें। सेकंड लूप मेरे पास क्या है, सेकंड लूप था मेरे पास ए, देखो करंट ऐसे जा रही है तो मैं लूप की डायरेक्शन कैसे मान लूं, जिधर करंट घूम के जा रही है उधर ही चले जाओ, ऐसे ये ऐसे। तो हम क्या लिख लेंगे, इन लूप ए डी सी ए, इन लूप ए डी सी ए लूप में अगर आप जाते हो तो यहां से स्टार्ट करते हो, इस डायरेक्शन में जाते हो तो क्या आएगा, देखो हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, तो प्लस का i माइनस i1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, ठीक है। तो इंटू 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटू 4। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे, आप ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, उल्टा आ रही है करंट, तो माइनस i1 प्लस i2 माइनस i इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 है। फिर यहां से यहां पहुंच गए, यहां पहुंचे, यहां से फिर आपको इधर चलना है, अब आप इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, तो प्लस का i इंटू रेजिस्टेंस कितना था 1, करंट पॉजिटिव हो गई, इंटू रेजिस्टेंस 1, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाके एंड किया, यानी कि पहले नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या है सॉल्व करके आपके पास 4i माइनस का 4i1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस का 2i1 माइनस का 2i2 प्लस का 2i प्लस i इज इक्वल टू 10, माइनस से उधर जाके प्लस 10 हो गया। सॉल्व करिए, i1 i2 i का सीक्वेंस है तो यहां भी ऐसे ही बना लीजिए, i1 4i1 2i1, हाँ 2 थे तो माइनस का 6i1, ठीक है। अब लिख लीजिए i2 कौन कौन सा है, माइनस का 2i2, बस एक ही है तो माइनस का 2i2 लिख लो। फिर i कितने हैं 4i 2i एंड i प्लस का 7i इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों अलग अलग लूप हो गए। अब मेरे पास एक थर्ड लूप मुझे सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि 3 अननोन करंट थी तो थर्ड लूप चाहिए, थर्ड लूप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट क्या है, मैंने कहा ना हम हमेशा कन्वीनियंस की तरफ जाते हैं, हमें इजी क्या पड़ेगा, कुछ भी ऐसे तैसे होते रहे, लेकिन हमें क्या कन्वीनियंट पड़ेगा भाई, क्या हमें आसान पड़ेगा, हम तो आसानी की तरफ जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा लूप वो सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम सेल्स आए, जितने सेल आएंगे आपके पास उतना सर्किट इजी हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि सेल के लिए तो आपको सीधा वोल्टेज लिखनी होती है, आई टू आर लिखना होता है, ठीक है। और करंट जो अटपटी करंट है i प्लस i1 प्लस i2, कुछ ऐसे कुछ करंट जो आ रही है वो इग्नोर हो जाए, मतलब वो ना आए उसके अंदर। तो सबसे इजी मेरे पास सर्किट इसमें क्या होगा, सबसे इजी लूप कौन सा होगा, देखो a b e d a, ये लूप, यहाँ सिर्फ i1 है, यहाँ i माइनस i1 है, यहाँ पे सेल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ब्रांच में कुछ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इजी रहेगा सॉल्व करना। तो क्या कर लें हम, लिख लेते हैं यहाँ पर, मैं लिखता हूँ इन लूप। अब मेरे पास लूप कौन सा है, a b e d a, इन लूप a b e d a ये चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे चल लेते हैं, उल्टा भी चल लोगे तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे शुरू करते हो, करंट ऐसे जाती है तो हम भी ऐसे चल लेते हैं। तो अब a पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में गए करंट की, तो क्या आएगा 4i1, यानी कि i1 इंटू 4, पॉजिटिव का i1 इंटू 4 करंट की सेम डायरेक्शन में। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, इस पूरी ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, और कोई सेल भी नहीं है, तो इसे छोड़ दो, कुछ नहीं था। फिर आ गया सेल में पहले कौन सा टर्मिनल आ गया, यहाँ से पहुंचे यहाँ, तो सेल में पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो प्लस का ईएमएफ लिखना है, तो क्या आएगा प्लस का 5। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, कुछ नहीं लिखना आपको, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ से उल्टा पहुंचे, अब आप पहुंच रहे हैं इधर, करंट आ रही है नीचे, तो करंट उल्टा आ रही है, तो माइनस का
आई माइनस आई वन इंटू रेजिस्टेंस था 4 और ए पे जाके एंड हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब क्या सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन क्या बनी, मैं इसको यहां लिख दूंगा कि फाइनल इक्वेशन क्या बनी हमारे पास 4i1 प्लस 5 फिर अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 4i प्लस 4i1 इज इक्वल टू 0। ये तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आ गया 4i1 प्लस 4i1 इज इक्वल टू 8i1, ठीक है, माइनस का 4i इज इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4i1 फिर यहाँ क्वेश्चन लिखना था, फिर प्लस 5 आ गया, 4i1 प्लस 5, फिर यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखना, फिर यहाँ पहुंचे तो माइनस का i माइनस i1 इंटू 4, तो 4i1 आ गया यहाँ पे, प्लस का 5 आ गया, इसके इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 4i प्लस का 4i1 इज इक्वल टू 0। 4i1 प्लस 4i1 इज इक्वल टू 8i1 माइनस का 4i और माइनस का प्लस का 5 उधर जाके आ जाएगा माइनस का 5। ये एक एरर था जिसको हमने करेक्ट कर लिया, प्लस का 5 उधर जाके माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और करंट निकालनी है। तो करें जी, सबसे आसान काम क्या है, इसमें तो सिर्फ दो वेरिएबल है i1 और i, लेकिन इन दोनों में तीन तीन वेरिएबल है। एक ये इक्वेशन हो गई आपके पास, एक इक्वेशन चेक करो 6i1 2i2 6i1 2i2, इजी रहेगा सॉल्व करना, दोनों को सिंपल ऐड कर दें। तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे ये 6 था यहाँ पे 6i1, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है 6i1 प्लस 2i2 प्लस का i इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये था माइनस का 6i1 माइनस का 2i2 प्लस का 7i इज इक्वल टू 10। चलो जी सॉल्व करते हैं। 6i1 से 6i1 कैंसिल, 2i2 से 2i2 कैंसिल, आपके पास क्या बच गया। अब कैलकुलेशन बहुत इजी है, i प्लस 7i इज इक्वल टू 8i इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो i मिल गया आपको 20/8 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। दिस इज i मिल गया। अब अगर i मिल गया तो i1 निकालना आसान काम है, मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, उससे निकल जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 चेक करते हैं, वी गेट, इक्वेशन 3 में था आपके पास 8i1 माइनस का 4i इज इक्वल टू माइनस का 5, तो फिर 8i1 माइनस का 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू माइनस का 5, तो 8i1 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा, ये तो हो गया हमारे पास 10, माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, तो आएगा 10 माइनस 5 यानी बच गया 5। तो आपके पास i1 कितना निकल के आ गया 5/8 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ i1, i1 5/8 निकल गया। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट चीज बची, हमें i2 निकालना है, i2। तो अब आपको पता है कि इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं। i1 आ गया, i आ गया, तो आप जब इसकी किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए या 2 में पुट करिए, तो i2 आपको मिलेगा 5/8 एम्पियर। जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब सुनिए, कुछ बच्चे यहीं तक आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपसे एक्चुअली पूछा था करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट चाहिए। तो पहले ब्रांच तो देखो कौन कौन सी है, कितने ब्रांच है। देखो मेरे पास एक AB ब्रांच है, तो मैं लिखूंगा IAB, ये मुझे चाहिए था। IAB किसके बराबर, IAB करंट इन AB ब्रांच कौन सी है, I1 है, तो ये I1 के बराबर है। I1 मेरे पास कितना आ चुका 5/8, तो ये इसका आंसर आ गया। और कौन सी ब्रांच है मेरे पास, एक मेरे पास AD ब्रांच है, तो अगर मैं IAD लिखता हूँ तो वो है I माइनस I1, वैल्यू पुट करो I की भी और I1 की भी। I की वैल्यू थी मेरे पास 2.5, इसकी वैल्यू थी माइनस का 5/8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 2.5 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा 5/8 को,
तो ऑटोमेटिकली आपको IID मिल जाएगी। अब इसी तरीके से मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रांचेस क्या है। अब देखो सॉल्व करना तो अभी आसान काम है, हम सबको सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ IBC, एक ये भी है मेरे पास, इसको निकालना है तो आपको I1 प्लस I2 निकालना है। इसकी करंट I1 प्लस I2 है, इसमें I1 की वैल्यू रखी है, I2 की वैल्यू रखी है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी ब्रांचेस थी करंट की, ताकि कुछ मिस ना हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मेरे पास ये ब्रांच हो चुकी, ये ब्रांच हो चुकी, ये ब्रांच हो चुकी। अब एक CD ब्रांच है, ICD। CD में कितनी करंट है, I1 प्लस I2 माइनस I है, I1 प्लस I2 माइनस I। तीनों करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मेरे पास एक AC ब्रांच है, IAC। तो IAC में सिर्फ I करंट थी, तो वो I करंट मेरे पास 2.5 एम्पीयर थी। इसका सीधा आंसर आ गया, ठीक है। और बचता है एक ब्रांच और है हमारे पास, एक ब्रांच हमारे पास ये है BED, ये पूरी एक ही ब्रांच है, ठीक है। तो IBED, जो IBED होगा उसमें करंट थी I2। तो I2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, I2 हमने 15/8 निकाल रखा है यहाँ पे, तो इट इज 15/8 एम्पीयर। ये था आपके पास फाइनल आंसर। तो एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया इसके अंदर बातें हैं, लेकिन जितनी ब्रांचेस आपसे पूछ रखी हैं उसके अंदर आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है बेटा। क्लियर है अच्छी तरीके से, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा सर्किट सॉल्व किया और इस तरीके से पूरी करंट सॉल्व करी, ठीक है बेटा, राइट। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, चेक करिए। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D व्हेन नो करंट फ्लोज इन ब्रांच BE। ब्रांच BE में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी ब्रांच BE कौन सी है, ये BE, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। और आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। ये रहा पॉइंट आपके पास A, ये रहा पॉइंट आपके पास D। अब सबसे पहला काम, करंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, करंट खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी, खुद से आपको उसकी डायरेक्शन माननी पड़ेगी। कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, तो तरीका वही है। सबसे पहले ये ढूंढो कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है। 6 4 3 1, 4 सेल दे रखे हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट से शुरू करते हैं। 6 वोल्ट से हमने शुरू किया, यहाँ से करंट यहाँ से गई हमारे पास, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये करंट गई हमारे पास, यहाँ से करंट जाती है, 6 वोल्ट से करंट निकली, यहाँ पहुंची, यस, ये गई करंट, यहां से गई, फिर यहां आई, फिर यहां आई। अब आगे दो रास्ते मिल गए, इधर भी और इधर भी। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि इसमें करंट 0 है तो हम कुछ करंट को नीचे भेज देते इसमें और बाकी बची हुई को उधर भेज देते। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि बी में कोई करंट ही नहीं है, तो जब बी में करंट नहीं है तो इसका मतलब सारी करंट यहां से यहां पहुंच जाएगी। अब इस करंट को मैं आई लेट कर लेता हूं कि मान लीजिए कि करंट आई थी, तो आई अगर आई यहां से गई तो यहां से आएगी, तो यहां भी आई आएगी, यहां भी आई आएगी, इस जगह भी आई आएगी, यहां भी आई आएगी, यहां भी आई आएगी, यहां से यहां पहुंची आई करंट, यहां से यहां पहुंची आई करंट, और फाइनली वापस करंट सिर्फ बाहर बाहर घूम के आ जाएगी क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, आपसे पूछा था कि ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, इतना पूछा है आपसे, ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछा है। हालांकि हम और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं इसके अंदर और वो सब निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं कि मैक्सिमम क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सबसे पहले आपको ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए और डी में से हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल पे चलती है, कन्वेंशन करंट। अब देखो करंट यहाँ से चलनी शुरू करती है, ए पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ए पॉइंट और डी पॉइंट में हायर कौन सा, ए से करंट चलनी चालू करती है और डी पे पहुंचती है, ए हायर हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो मुझे सबसे पहले करंट की वैल्यू चाहिए, जब तक मेरे पास करंट नहीं आएगी ना मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकता, करंट चाहिए आई। अब आई कैसे निकालोगे, आई निकालने के लिए आपको एक लूप सेलेक्ट करना है, या तो मैं ये लूप सेलेक्ट कर लूँ, या मैं ये लूप सेलेक्ट कर लूँ, या मैं पूरा बड़ा लूप सेलेक्ट कर लूँ। अब समस्या क्या है कि अगर मैं ये पूरा बड़ा लूप सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें आर हमारे पास नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जब एक अननोन चीज और मिल जाएगी तो सॉल्व कैसे करोगे। लेकिन अगर मैं इस लूप को सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें आपको करंट ऑलरेडी 0 दे रखी है, तो R1 की वैल्यू कुछ भी हो अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा, वो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, हम इस लूप में चलते हैं ऐसे, ये लूप सेलेक्ट करते हैं,
तो नाम देखिए हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। इन लूप, इन लूप यहां से स्टार्ट कर लो, ए एफ ई बी ए, ए एफ ई बी ए, ये लूप हमने सेलेक्ट किया। और इसके अंदर जब मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं तो यहां से अगर चलता हूं, सबसे पहले मैं करंट की देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, लूप में मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, करंट भी ऊपर जा रही है, तो करंट हो गई पॉजिटिव, तो प्लस का आई इंटू टू, आई करंट थी, 2 ओम का रेजिस्टेंस था। फिर क्या मिला, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला नेगेटिव, तो ईएमएफ हो गया माइनस का 1 वोल्ट, पहले नेगेटिव मिला तो ईएमएफ नेगेटिव का हो गया। फिर यहां से यहां पहुंचे, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस का 3 इंटू आई या आई इंटू 3, आई इंटू आर लिखना है आपको। उसके बाद आप पहुंचे यहाँ, अब यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो अब मैं क्या लिखूंगा इस लूप में, इस पॉइंट पे क्या लिखूंगा मैं, करंट की जगह लिखूंगा 0 और रेजिस्टेंस की जगह लिखूंगा R1। इस 1 वोल्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 करंट थी यहाँ पे और R1 रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन है करंट 0 है यहाँ पे, 0 इंटू R1। फिर आप नीचे पहुंचे, नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंच रहे हो, तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, बाद में पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे माइनस का 3, पहले नेगेटिव आ गया माइनस का 3। फिर यहां से यहां पहुंचे, ठीक है, फिर यहां से यहां पहुंचे, पहले कौन सा टर्मिनल आ गया नेगेटिव, तो क्या लिखोगे माइनस का 6, और फिर एंड पे जाके 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, करंट की सेम डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव आ गया, करंट अपोजिट मिल गए तो 0, तो आपके पास नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टर्मिनल पहले सेल का आ गया तो माइनस का ईएमएफ, पॉजिटिव टर्मिनल पहले सेल का आ गया तो पॉजिटिव ईएमएफ। क्लियर, पहले सॉल्व करो, कितना आता है 2i माइनस 1 प्लस का 3i प्लस का 0 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या सॉल्व करके आ गया 3i प्लस 2i इज इक्वल टू 5i, माइनस का 9 माइनस का 1 मिलके हो गया माइनस का 10, दूसरी साइड को जाएगा तो इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट निकल गई। अब करंट निकल गई तो क्वेश्चन हो गया हमारा, हमें निकालना है ए से डी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो तरीका बड़ा सिंपल सा है, ये अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास, यहाँ पे अगर पोटेंशियल मेरे पास VA है इस पॉइंट पर और यहाँ पोटेंशियल VD है, तो मुझे VA माइनस VD निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD। अब ये पता है किस तरीके से, मान लो कि घर में 5 रोटियां बनी, ठीक है, 5 रोटियां यहाँ तैयार है और रास्ते में कुछ लोग बैठे हुए या कुछ लोग खाने के लिए बैठे, तो वो 5 रोटियां कैसे बढ़ेंगी, 1 2 2 ऐसे बढ़ सकती है। तो जो मेरे पास पोटेंशियल होगा वो इसी तरीके से बढ़ जाएगा आगे की ओर, यानी कि दिस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे ही होगा। तो यहाँ मेन पोटेंशियल है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर, यहीं का तो सारा बटना है। तो इसी तरीके से ए वाला जो पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल है, यही बट के क्या होगा, इसमें से कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। इसका मतलब VA किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इसका मतलब है नाउ VA पोटेंशियल एट A वो किस किस के इक्वल हो जाएगा, वो आ जाएगा इसके I इंटू 2, I इंटू 2। फिर क्या आ गया, नेगेटिव टर्मिनल आ गया माइनस का 1, फिर यहाँ पहुंचे प्लस 3 इंटू I, करंट की सेम डायरेक्शन में यानी कि I इंटू 3, और फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ कुछ नहीं और लास्ट में क्या है VD, तो प्लस VD, यानी जो A पे पोटेंशियल था वो इन सब में बट गया। जिसकी जैसे डायरेक्शन होगी वैसा लिख देंगे, जो पॉजिटिव के साथ आता है उसको पॉजिटिव लिख देंगे, जो नेगेटिव के साथ नेगेटिव, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, फाइनली VD तक सब बढ़ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है VA माइनस VD इज इक्वल टू 2 इंटू I। अच्छा I की वैल्यू तो मुझे पता है वो 2 थी, तो 2 इंटू 2, देखो I की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस I की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 3। क्या आया मेरे पास, मेरे पास आता है 2 इंटू 2 4 माइनस 1 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 1 9। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया VA माइनस VD इज इक्वल टू 9 वोल्ट। फाइनल आंसर ये आपको निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया खत्म क्वेश्चन। अब एक बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, मुद्दा ये नहीं कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत लोग सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मेन बात ये है कि अगर मेरा ये आंसर सही है तो ये हर तरीके से सही आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया कि A से लेकर D पे मैं ऐसे चला, क्यों भाई, और भी तो रास्ते हैं, मैं ऐसे भी चल सकता हूँ, मैं ऐसे भी चल सकता हूँ, A से D पे तो पहुंचना है, 3 रास्ते हैं। अगर उन तीनों रास्तों पे मैं चलता हूँ और तीनों का आंसर सेम आता है तो ही मेरा लॉजिक सही है, तो मैं सही हूँ।
अगर मैं डिफरेंट रास्ता पकड़ लूँ और आंसर गलत आ जाए, आंसर ये ना है 9 वोल्ट, तो इसका मतलब मैंने ही कहीं गलती करी है, फिर तो रटने वाली बात हो गई कि एक से हो रहा है दूसरे से नहीं हो रहा, ये तो कोई तरीका नहीं। तो वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने से क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये भी पता लगेगा कि बाई चांस मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कैलकुलेट आर, बाई चांस ये क्वेश्चन में पूछा होता है कैलकुलेट R1, वो तो आपको नहीं पता, पूछा भी नहीं, निकाला भी नहीं आपने, निकालने को आ जाए तो क्या करोगे, मुश्किल हो जाएगा। तो चलो जी R1 और R भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो यहां तक आपको पता लग गया कि एक लूप से हम 9 वोल्ट ले आए आंसर, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है पहले R और R1। अगर मैं ये निकाल लूं पहले तो मैं फिर अलग अलग रास्ते चुन सकता हूं। तो पहले R निकालने का बंदोबस्त करते हैं। अगर R निकालना है तो मुझे पूरा एक लूप ले लेना है, उसमें R आ जाएगा। तो मैं लेता हूं इन लूप। क्या लूप था मेरे पास, देखो इन लूप ए से शुरू करता हूं, ए एफ डी सी ए, पूरा लूप मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा, करंट किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस का 2 इंटू आई, फिर क्या मिल गया मेरे को, थोड़ा सा और इधर से लिख लेता हूं उसको मैं, प्लस का 2 इंटू आई, फिर क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला माइनस का 1, फिर करंट की सेम डायरेक्शन में गए तो प्लस का 3 इंटू आई या आई इंटू 3। यहां से यहां तक कुछ नहीं लिखना आपको, फिर नीचे आए, आप भी नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रही है, प्लस का आई इंटू आर। फिर यहां से मैं इधर पहुंचा तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो माइनस का 4 पहले नेगेटिव टर्मिनल आ गया, फिर हम आगे चले, फिर नेगेटिव टर्मिनल आ गया माइनस का 6 और फिर एंड हो गया यहाँ पे इक्वल टू 0। ये था हमारे पास, सीधा यहां से लेकर यहां तक पूरे एक लूप में चल गए जिसमें आर आ जाए। अब देखो 2 इंटू आई की वैल्यू तो मुझे पता है, आई तो मैं 2 निकाल चुका हूं, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 3 इंटू 2, ओके, प्लस का 2 इंटू आर, करंट तो हमारे पास 2 एम्पीयर है हर केस में, माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10 होता है इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 माइनस 1 प्लस का 6 प्लस का 2r इज इक्वल टू 10, माइनस का 10 हो जाके प्लस 10 हो गया। तो क्या आया, 2r कितना आता है मेरे पास, 10 था इधर, 4 को उधर भेजो माइनस का 4, 1 को उधर भेजो प्लस का 1, 6 को उधर भेजो माइनस का 6, क्या आ गया हमारे पास, क्या आया हमारे पास, आ गया 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो R हमारे पास आ गया 1/2 ओम। ये हो गई R की वैल्यू, R की वैल्यू आ गई। अब जब R की वैल्यू मेरे पास आ गई तो चलो इसी के साथ साथ जरा इस तरीके से भी हम VAD निकाल के देख लेते हैं। अब देखो मैं इसमें ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूं, इन ब्रांच, ठीक है ना, किरचॉफ लॉ बेटा एक ब्रांच के लिए भी लग जाता है क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांच भी एक किसी लूप का पार्ट हो सकती है। ब्रांच मैं सेलेक्ट करता हूं, मुझे यहां से जाना है, ए से डी पे जाना है, इन ब्रांच A B C D, ए ब्रांच ABCD, लूप नहीं है ब्रांच ABCD। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, मुझे सबसे पहले मिला सेल और मैं क्या करूंगा, VA लिखूंगा पहले, VA इज इक्वल टू किस किस में बढ़ गया ये, सबसे पहले आ गया सेल, पॉजिटिव दिख रहा है 6 वोल्ट प्लस का, फिर आगे पहुंचे प्लस का 4 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, फिर ऊपर पहुंचे, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, माइनस का I इंटू रेजिस्टेंस R प्लस लास्ट में क्या पहुंचा VD, ठीक है। तो VA माइनस VD कितना आ गया, 6 प्लस 4 ये तो हो गया 10 माइनस I कितना था 2 इंटू R की वैल्यू भी मुझे पता है, R कितना निकाल लिया मैंने 1/2 निकाल लिया, 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। लो जी VA माइनस VD इज इक्वल टू 9 वोल्ट, फिर प्रूव कर दिया हमने इस बात को, दूसरे तरीके से भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब एक और भी चीज बची, उसे भी देख लो, उसे क्यों छोड़ना है। अब वो ये देखना है कि R1 की वैल्यू निकाल लो और फिर इस वाली ब्रांच को भी सेलेक्ट करके देख लेते हैं। चलिए चलो देखते हैं। अब अगर R1 की वैल्यू निकालनी है तो फिर ये लूप सेलेक्ट कर लो पूरा जो हमने पहले किया था, इन लूप A F E B A F E B A, ये हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा,
यहाँ से इसको स्टार्ट यहाँ से कर दो, सबसे पहले करंट आ गई तो प्लस का I इंटू 2, करंट की सेम डायरेक्शन में प्लस का I, फिर नेगेटिव मिला माइनस का 1 वोल्ट, फिर करंट की सेम डायरेक्शन में प्लस का I इंटू 3, फिर यहाँ पहुंचे। सही है क्या? R1 निकल सकता है, निकल सकता है यहाँ पे मुझे करंट तो पता ही नहीं हो सकता है, जरूरत है इसकी? नहीं। अगर मेरे पास वहां करंट नहीं है तो मैं R1 कैसे निकालूं? ये समस्या है। लेकिन ये पक्की बात है कि R1 भले यहाँ पे निकालना मुश्किल काम है, मुश्किल काम इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास करंट नहीं है। करंट को अगर मैं 0 इंटू R1 कर देता हूँ तो फिर R1 ही चला जाएगा, तो फिर बचेगा कहाँ से? तो आप एक काम कर सकते हैं, फिर एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इस ब्रांच से सीधा ही VD निकाल लेता हूँ, मुझे R1 की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, और जब जरूरत ही नहीं पड़ने वाली तो मैं निकालूँ ही क्यों? एक ये भी बात है। चलो जी देखते हैं। देखो सीधा सीधा ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं। वो क्या ब्रांच है? इन ब्रांच। देखो जी मैंने कहा ना कि हर तरीके से वेरीफाई होना चाहिए, मेरे को ये सिलेक्ट करना है। इन ब्रांच कितना? A B E D, A B E D ये ब्रांच। चलो जी देखो स्टार्ट किया A से, तो VA किस किस के बराबर हो जाएगा? पॉजिटिव आ गया पहले तो प्लस का 6, फिर यहां से ऊपर पहुंचे प्लस का 3, ठीक है जी। और फिर यहां पे क्या होगा? I इंटू R1 यही आएगा, और लास्ट में फिर क्या आएगा? D। ध्यान रखना ये जो I है वो इसकी करंट है, जो कि आपको क्वेश्चन में 0 दे रखी है। अभी पुट करेंगे। यहां पे मेरे पास लास्ट में था VD, पोटेंशियल D। तो अब देखो जी ये 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। 3 + 6 9 हो गया, प्लस का I कितना था? 0 था, R1 प्लस VD आपको निकालना है। VD तो आपके पास यहाँ था ही, तो आपके पास क्या आएगा? VA माइनस VD को इधर भेज दो इज इक्वल टू 9, दैट्स इट। तो 0 इंटू R1 आपका 0 हो गया। तीनों ब्रांच हमने सेलेक्ट कर दी और सबसे आंसर सेम आ गया। तो मीनिंग क्या निकला? बड़ा सिंपल सा मीनिंग निकला कि बेटा इसमें रटना नहीं है, एक लॉजिक से चलते रहो, आप किसी भी तरीके से निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है राइट। एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करेंगे जी बेटा। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब है जो वो ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, लेकिन हम इसको अब आराम से सॉल्व कर पाएंगे जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन किस तरीके से? एज्यूमिंग पॉइंट A टू बी एट 0 पोटेंशियल। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो A पॉइंट है, ये पॉइंट A पॉइंट ये 0 पोटेंशियल पे, यानी कि VA = 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है। 0 पोटेंशियल, डिटरमाइन पोटेंशियल एट पॉइंट B पॉइंट पर पोटेंशियल, ये जो B पॉइंट है यहाँ बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा, ये है। तो अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम ये नहीं है कि भाई आपको सीधा सीधा एक ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है और सीधे जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया बिल्कुल वैसे कर लेंगे। अब कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या है बेटा। यहाँ 4 वोल्ट का एक सेल दे रखा है आपको, 3 एम्पियर की यहाँ से करंट निकल रही है, 3 एम्पियर की करंट यहाँ से निकल रही है, और वो 3 एम्पियर की करंट में क्या हुआ? वो 3 एम्पियर से 1 एम्पियर यहाँ चली गई। जब 3 एम्पियर से 1 एम्पियर करंट यहाँ चली गई तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ करंट कितनी आ गई? 2 एम्पियर आ जाएगी। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि 3 एम्पियर करंट इधर से आ रही है और 1 इधर चली गई तो 2 इधर आएगी। अब 2 यहाँ से आएगी, देखो 2 यहाँ से आ रही है, यहाँ से क्या हो रहा है? 1 एम्पियर ये आ रही है, 1 एम्पियर यहाँ भी आई होगी, 1 एम्पियर यहाँ भी आई होगी, ये घूम के यहाँ से यहाँ पहुंची, 1 एम्पियर यहाँ पहुंची, तो 1 एम्पियर यहाँ आ गई, 2 एम्पियर यहाँ आ गई, दोनों मिलके 3 एम्पियर, और ये 3 एम्पियर करंट फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है राइट। इसी तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बड़ा सिंपल सा है। अब क्या करना है आपको? VB निकालना है। तो भाई एक सिंपल सी ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे? इन ब्रांच। क्वेश्चन तो एक ही लाइन में हो जाएगा। इन ब्रांच कौन सी ले लूं मैं? ये मेरे पास ब्रांच हो गई। कौन सी? मैं यहाँ से चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ से चलता हूँ इधर, ये पूरा का पूरा हो गया। ऐसे देख लेते हैं, इसको ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं ये पहुँचता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचता हूँ। इन ब्रांच B D C A, B D C A, इस ब्रांच पे हमको चलना है। और मैं लिखूंगा क्या? पहले ये सेलेक्ट करो कि हायर कौन सा है और लोअर पोटेंशियल कौन सा है।
करंट यहाँ से 3 एम्पीयर चली है और सबसे बड़ी करंट सर्किट में यही है, तो इसका मतलब यही हायर पोटेंशियल हो गया जहाँ से करंट चली है। तो इसका मतलब ये हो गया करंट भले किसी भी सेल से निकली हो, मैटर ये करता है कि यहाँ से इस पॉइंट से 3 एम्पीयर करंट इस ब्रांच में जा रही है। तो ये हो गया मेरे पास हायर पोटेंशियल, ये हो गया मेरे पास लोअर पोटेंशियल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो VB है वो डिवाइड हो जाएगा किस किस में। देखो VB इज इक्वल टू क्या हो गया, किस किस से मिलके बन गया। सबसे पहले पहुंचे हम सेल पे, पहले नेगेटिव टर्मिनल आया सेल का नेगेटिव, तो क्या लिखूंगा -4, ठीक है। फिर यहाँ से आप यहाँ पहुंचे, आप भी नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रही है, तो +2 एम्पियर करंट हो गई इंटू 2 हो गया रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से नीचे पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ। फिर आप पहुंचे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, पहले पहुंचे पॉजिटिव पे बाद में नेगेटिव आया, तो यहाँ से घूम के जब यहाँ पहुंचे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो आ गया +2, और फिर लास्ट में यहाँ से आप यहाँ पहुंचे तो आया +VA, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसा हमने किया था। अब क्या आता है हमारे पास, -4 +4 +2 VA, ये कैंसिल, तो VB इज इक्वल टू VA मेरे पास कितना था 2 प्लस VA तो क्वेश्चन में 0 दे रखा है, 0 कर दो, तो VB कितना आ गया 2 वोल्ट। ये पूरा हो गया, इतना ही पूछा था और ये हो गया। एक सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में आया था 2012 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों से हो पाया। इसलिए कम हो पाया कि लोग लॉजिकल नहीं देख पाते थे, चीज़ों को देख नहीं पाते थे कि एग्जैक्टली किस तरीके से करना है, डर गए बच्चे, हो जाता है कई बार, मुश्किल नहीं था, प्रैक्टिस चाहिए बस, ठीक है। चलो ये हुआ, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन हमारी बात खत्म नहीं हुई। हमारी बात इसलिए खत्म नहीं हुई, अभी क्यों नहीं खत्म हुई, हमारी बात इसलिए खत्म नहीं हुई कि अगर आपको यहाँ पर 2 अननोन रेजिस्टेंस दे रखे हैं R और R1, वो भी निकालने को आ जाए, और प्लस मुझे अपना रिजल्ट वेरीफाई करना है पड़े कि 2 वोल्ट ही आंसर सही है। तो मेरे पास तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के और भी रास्ते हैं ना, मैं तो ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं तो ऐसे भी जा सकता हूँ, उनको भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, तसल्ली हो जाएगी उनको, देख लें। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम है R और R1 निकालना। तो अगर मुझे R निकालना है तो मैं कौन सा सर्किट सेलेक्ट कर लूँ, देखते हैं। देखिए लूप ये ले लेते हैं, ऐसे करके लूप, देखो यहां से करंट जा रही है, यहां से घूम के यहाँ, अगर मुझे R निकालना है तो ठीक है, मैं लेता हूं इन लूप AC DFA, इन लूप ACDFA, ये ठीक है, ये ले लेते हैं। ए पॉइंट से सेलेक्ट कर लिया आपने, यहां से चलते हैं हम इधर की ओर, पहले नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो -2, क्योंकि 2 इसका ही में दे रखा है। फिर यहां से यहाँ पहुंचे, कुछ नहीं लिखना आपको, फिर ऊपर पहुंचे, आप ऊपर पहुंच रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, उल्टा आ रही है, तो -2 एम्पियर करंट हो गई और इंटू 2 हो गया रेजिस्टेंस I इंटू R। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ कुछ नहीं लिखना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर यहाँ पहुंचे, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट कितनी है +1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है R। फिर यहाँ से आपने यहाँ पे जाके एंड कर लिया तो इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अब कितना है -2 -4 R इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू आ गया 6 ओम, -2 -4 हो गया -6, उधर जाके हो गया 6, R आ गया 6 ओम, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जरा ब्रांच से सेलेक्ट कर ले, अगर मुझे R पता लग गया तो मैं अब फिर निकाल के देख लूँ कि VB कितना आएगा। चलो देख लेते हैं। इन ब्रांच, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या ऑप्शनल, ठीक है, ओपी लिख देता हूँ, ओपी का मतलब ऑप्शनल, कि आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर R आपको बताओ। इन ब्रांच BDFA, तो BDFA चलते हैं अगर, तो फिर वही करना है, मुझे क्या करना है, मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले VB हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू, नेगेटिव पहले आ गया, यहां से यहां चले, नेगेटिव पहले आ गया -4, फिर यहाँ चले, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं लिखना, फिर यहाँ पहुंचे, करंट की सेम डायरेक्शन में पहुंच गए तो I करंट इंटू रेजिस्टेंस R। करंट कितना था हमारे पास 1 एम्पीयर था, तो 1 इंटू R आ गया, और फिर VA। तो अब देखो जरा वैल्यू पुट करो, -4 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना निकाला था 6 निकाला, 6 पुट कर दो, VA की वैल्यू थी 0, तो आ गया -4 6, तो कितना आ गया VB इक्वल टू 2 वोल्ट, वही आंसर आ गया, फिर से वही आंसर वेरीफाई हुआ ना, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं R1 निकालने को आ जाए तो क्या करोगे, R1 निकालने को आ जाए तो भैया अब दूसरा लूप सेलेक्ट कर लो, हम ये लूप सेलेक्ट कर लेते हैं इस बार।
करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो ये लूप। तो देखो जी, इन लूप बी से चल लो, बी डी सी ई बी, बी डी सी ई बी। लूप में कब ले रहा हूं? जब मुझे आर निकालना है, और जब मुझे वी भी निकालना है तो सिर्फ एक ब्रांच ले रहे हैं। तो अब देखो जी, सॉल्व कर लेते हैं। वी बी इज इक्वल टू, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से हमने स्टार्ट किया, तो वी बी इज इक्वल टू कितना आ गया? वी बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अच्छा, आपको लूप लेना है पहले, आई एम सॉरी, लूप लेना है पहले। तो यहाँ से अगर हम शुरू से करते हैं तो नेगेटिव पहले आया तो माइनस का 4, फिर यहाँ से यहाँ चले, कुछ नहीं लिखना, फिर यहाँ पहुंचे करंट की सेम डायरेक्शन में, प्लस का 2 करंट थी और 2 रेजिस्टेंस था तो 2 × 2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, कुछ नहीं लिखना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ से ऊपर गए, आप भी ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है, प्लस का 3 × R1, 3 × R1, और फिर जाके यहाँ पे खत्म हो गया तो इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 3R1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए तो R1 कितना आ गया आपके पास? 0। जब 3R1 0 है तो R1 0 हो गया, R1 0 निकल गया। अब इसकी ब्रांच के थ्रू हम निकाल लेते हैं एक बार और कि हमारे पास आंसर 2 वोल्ट ही आता है कि नहीं बीबी का, चेक करें। चलो जी देखते हैं। अब मैं लेता हूं इन ब्रांच, ठीक है ना, ऑप्शनल है, ऑप्शनल ओपी, इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर R1 पता हो तो। इन ब्रांच बी, अच्छा मुझे क्या निकालना है?